प्रिय प्रतियोगी साथियों, आज हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, जिसको कि हिंदी भाषा विकास, बोली और लिपि के दूसरे भाग के रूप में आपको समझना चाहिए। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और संस्कृत का प्राचीनतम रूप हम ऋग्वेद में देखने को पाते हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि विश्व की सर्वप्रथम कृति क्या है, वो ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में रची गई थी। और संस्कृत को आर्य भाषा अथवा देव भाषा भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर देव भाषा किसे कहते हैं, तो हम उसका उत्तर संस्कृत बताएंगे। हिंदी स्वाभाविक रूप से इसी की उत्तराधिकारी है, अर्थात संस्कृत से अनेक पड़ावों को झेलते हुए, परिवर्तित होते हुए, अनेक थपेड़े खाते हुए हिंदी को आज हम वर्तमान स्वरूप में पाते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम को अगर देखें तो आप देखिए, सबसे पहले जो संस्कृत थी उसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता था, और जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप समझ रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। फिर सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का जो समय है वो आप देख सकते हैं, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर हमारे पास आता है पाली, जिसको हम बुद्ध के समय की भाषा मानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा का एक दूसरा नाम प्रथम प्राकृत भी है। इसका समय 600 ईसा पूर्व से 1 ईसवी माना जाता है, अर्थात अब यहीं से हमारे पास ईसवी सन चालू होता है। इसके पहले का जो सन था वो ईसा पूर्व था। फिर प्राकृत आता है, जिसको कि हम लोग जैन धर्म की भाषा भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जिसका दूसरा नाम शुद्ध प्राकृत अथवा द्वितीय प्राकृत है। क्यों? क्योंकि पाली को हम प्रथम प्राकृत कह चुके हैं, तो हमारे पास जो प्राकृत होगा उसको हम द्वितीय प्राकृत कहेंगे, और इसका मूल नाम प्राकृत है। ये 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद प्राकृत के बाद जो हमारी हिंदी का विकास होते होते अपभ्रंश में पहुंच गए हैं हम, और अपभ्रंश का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। क्योंकि ईसा पूर्व तो हमारे पास पाली के पहले ही खत्म हो गया था। प्राकृत से जब चालू हुआ तो ईस्वी सन में ही चालू हुआ। अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। फिर अपभ्रंश के बाद जो रूप बदला तो उसको विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया। अवहट्ट, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है, और यहीं से हमारे पास हिंदी काव्य की शुरुआत होती है। एक बार फिर से समझ लें, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, जिसको शुद्ध प्राकृत अथवा द्वितीय प्राकृत कहा गया, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। सबके काल को समझ लें एक बार। वैदिक संस्कृत का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। लौकिक संस्कृत का जो काल था यानी समय था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व था। किसी किसी किताब में 500 ईसा पूर्व भी मिलता है, क्योंकि समय बहुत पुराना है, बहुत पुरानी बात है। तो उस लिहाज से आप देखें तो 100 वर्षों का समय कोई बहुत अधिक नहीं माना जाता है। विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हो सकते हैं। फिर जो पाली है उसका काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक है। फिर प्राकृत, जिसे शुद्ध प्राकृत अथवा द्वितीय प्राकृत कहा गया, इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी माना गया। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी है, और अवहट्ट 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक है। यहीं से हिंदी काव्य की शुरुआत होती है। कुछ विद्वान अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही मान के चलते हैं, अवहट्ट का भेद नहीं करते हैं। तो अपभ्रंश का जब काल होगा वो 500 ईस्वी से लेकर के 1100 हो जाएगा, अगर आप अवहट्ट का वर्गीकरण नहीं करते हैं तो। लेकिन अवहट्ट का वर्गीकरण करना आवश्यक है, इसलिए उसका जो समय है 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास अवहट्ट से 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक उसका समय था।
हिंदी काव्य की शुरुआत हो गई, इसके बाद से हिंदी आ गया, अर्थात हिंदी का विकास अवहट्ट के बाद हुआ है। हिंदी को फिर 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का जो समय है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। अभी हमने पढ़ा कि अवहट्ट 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी था, अब वहीं 1100 ईस्वी से हमारे पास 1400 ईस्वी प्राचीन हिंदी का समय हो गया। मध्यकालीन हिंदी का जो समय होगा 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, मोटा मोटा स्वतंत्रता संग्राम, जो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 वाला, वहाँ तक आप इसको मान सकते हैं सुविधा के लिए। और फिर आता है आधुनिक हिंदी, जिसे कि हम लोग 1850 से अब तक का मान के चलते हैं। अर्थात हिंदी को 3 भाग, अवहट्ट के बाद हिंदी को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का जो समय है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी का जो काल है वो 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक है। फिर हिंदी का नामकरण, अभी आप देखें अवहट्ट के भी कई नाम हुए। अवहट्ट का मूल नाम अब्दुल रहमान ने दिया था। अवहट्ट जो नाम दिया गया है वो अब्दुल रहमान के द्वारा दिया गया है। विद्यापति अवहट्ट को देसिल बैना कहते हैं। यहाँ बैना का अर्थ वाणी है और देसिल का मतलब देसी, देसी वाणी, इसको कहा गया, अवहट्ट को कहा गया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवहट्ट को पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या कहते हैं अवहट्ट को? पुरानी हिंदी। यानी अवहट्ट के बच्चों हमारे पास 3 नाम हमारे सम्मुख उभर रहे हैं। अवहट्ट मूल रूप से अब्दुल रहमान ने दिया था, जबकि विद्यापति अवहट्ट को देसिल बैना कहते हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसे पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं। फिर आता है कि हिंदी जो भाषा है वो आखिर किस भाषा का है, शब्द है हिंदी हमारी। तो हिंदी हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। वैसे भी हम अपना नाम स्वयं तो रखते नहीं हैं, तो हमारी हिंदी भी हिंदी भाषा में कैसे हो सकती है? हमारी हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा की है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। फारस के लोग सा को हा पढ़ते हैं। भारत और फारस के बीच में एक नदी बहती जिसका नाम था सिंधु नदी, वे उसे हिंदू नदी कहते थे और नदी के इस पार वालों को हिंदू कहते थे और हिंदू से कालांतर में बदल करके हिंदी बन गया। अभी भी यह देखा जाता है कुछ लोग सप्ताह को उच्चारण दोष के कारण हफ्ता बोलते थे, वहाँ के लोग, हम लोग भी हफ्ता ही बोलने लगे, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जो हैं विभिन्न देशों से जब लोग आते हैं तो अपनी भाषाएं भी लेकर आते हैं। तो जब जाते हैं तो भाषाएं तो लेकर जाएंगे नहीं, इसी के परिणाम स्वरूप हम विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी शब्दों को भी प्रयोग में लाते हैं। जो अंग्रेजी जानने वाले नहीं हैं वो भी जाने अनजाने में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी भाषा का नामकरण फारसियों की देन है। हिंदी शब्द, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों ही शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया था। किसने? ईरानियों ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश की बात करें तो मूल रूप से 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इनमें से हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली है। ये 10 राज्यों में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए इसको हिंदी बेल्ट के राज्य अथवा हिंदी पट्टी के राज्य या हिंदी भाषी राज्य के नाम से हम जानते हैं। देख लें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का काट करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो हमारे 6 राज्य तो ये कवर हो गए। हरियाणा याद कर लें, हिमाचल प्रदेश याद कर लें, राजस्थान और दिल्ली। इस प्रकार हमारे पास ये 10 राज्य हो जाते हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य अथवा हिंदी बेल्ट के राज्य माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं।
तो भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या हिंदी है, दूसरे नंबर पर बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, तीसरे नंबर पर मराठी, चौथे नंबर पर तेलुगु और पाँचवें नंबर पर तमिल है। ये ज़्यादा से कम बोलने वाले लोगों का क्रम है, अर्थात सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। अगर कम की तरफ से बढ़े, सबसे कम तमिल, फिर तेलुगु, फिर उससे ज़्यादा मराठी बोलने वाले हैं, उससे ज़्यादा बांग्ला बोलने वाले हैं, और फिर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इसको इस क्रम में याद कर लें, आवश्यकता समझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं तो लिपि का सेगमेंट आता है। किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि है वो लिपि कहलाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी में मराठी भी लिखी जाती है, देवनागरी में नेपाली भी लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, इसी प्रकार हिंदी हमारी लिखने की लिपि देवनागरी है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम बताएंगे देवनागरी। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण ऐसा माना जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। सबसे पहले देवभाषा संस्कृत को इस लिपि में लिपिबद्ध किया गया था, इसीलिए इसको देवनागरी कहने लगे। नागरी लिपि थी मूल रूप से, देवभाषा संस्कृत को सबसे पहले इसमें लिपिबद्ध किया गया था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ गया, और आज हम हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है, तो हम ये जानते हैं कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर। जबकि आप देखें फारसी की लिपि इधर से लिखी जाती है और हमारी हिंदी की लिपि इधर से लिखी जाती है। ये बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ेंगे, फारसी की लिपि क्या होगी, दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि उल्टा लिखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो उनकी लिपि का स्वरूप ही वैसा है, वो दाहिने से बाईं ओर चलते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हिंदी वाले बाईं ओर से दाईं ओर। ये एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, हम इसमें अक्षर लिखते हैं, जबकि जो अंग्रेजी की लिपि है या जिसको हम लोग रोमन लिपि के नाम से जानते हैं वो वर्णनात्मक लिपि है। तो वर्णनात्मक लिपि तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, हिंदी के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी की लिपि कैसी है, तो हम बताएंगे ये अक्षरात्मक लिपि है। फिर देवनागरी लिपि में गुण क्या हैं, कई गुण हैं हमारे पास देवनागरी लिपि में। जैसे एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, अंग्रेजी में के से भी का बनता है, कभी कभी सी से भी का बन जाएगा, क्यू से भी का बनता है, लेकिन हिंदी में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इससे भी का बन जाएगा, उससे भी का बन जाएगा। जो ध्वनि उच्चारित हो रही है, प्रत्येक ध्वनि के लिए हमारे पास एक अलग वर्ण है, और एक वर्ण संकेत के अनिवार्य एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। ऐसा नहीं होगा कि इसको कोई का पढ़े तो कोई या पढ़ने लगे, नहीं। ये जो वर्ण संकेत है इसकी निश्चित ध्वनि है, सभी लोग इसी को ध्वनि को उच्चारित करेंगे इसे देख करके। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का भी नाम होता है, कोई वर्ण मूक या साइलेंट नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी में अनेक शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये साइलेंट है। जैसे आप देखें KNOW, इसको क्या पढ़ेंगे, KNOW, इसको हम लोग पढ़ते हैं नो। हमारे पास ये भी साइलेंट हो गया, ये भी साइलेंट हो गया। ऐसे लिखा रहेगा, उसको भी नो पढ़ेंगे और इसको भी नो ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वर्ण हमारे पास मूक हो गए हैं। यह अंग्रेजी का दोष है, जबकि हिंदी में हमारे पास इस प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई भी वर्ण मूक या साइलेंट नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर कहीं बिंदी भी, देखिए ये लिखा है मद और ये लिखा है मंद, ये जो बिंदी रखी गई वो भी आवाज़ कर दे रही है, वर्णों की तो बात ही अलग है। अर्थात हिंदी में कोई भी वर्ण मूक या साइलेंट नहीं होता है। जो
बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, अर्थात इसमें एक वर्ण से दूसरे वर्ण का कोई भ्रम नहीं होता है हमारे पास। और उच्चारण के सूक्ष्मतम भेदों को प्रकट करने की क्षमता है हमारी देवनागरी लिपि में। वर्णमाला बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति में है। आप देखें, जब उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक वर्ण का एक अलग उच्चारण स्थान है, और उच्चारण स्थानों के आधार पर ही वर्णमाला को वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम वर्णमाला वाले सेगमेंट में देखेंगे। और हमारी देवनागरी जो लिपि है वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि है, अर्थात हमारी देवनागरी लिपि कई भाषाओं को कवर करती है और भारत के अनेक लिपियों के निकट है। अब जिसमें गुण होते हैं तो दोष भी कुछ होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी समस्या हमारे में हिंदी में टाइपिंग की है, अर्थात 403 प्रकार के वर्ण कुल मिला के हो जाते हैं, जिससे उसके टंकण में और छपाई में, मुद्रण में कठिनाई होती है। जो भी वर्ण लिखा जाता है उसके ऊपर अंग्रेजी में, जिसको हम लोग लाइन कहते हैं, हिंदी में शिरोरेखा खींचा जाता है। का लिखें फिर लाइन खींचेंगे, कम लिखेंगे फिर लाइन खींचेंगे। अंग्रेजी में लाइन नहीं खींचना रहता, तो ये अनावश्यक अलंकरण समय लेता है। ये देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है। कुछ देवनागरी लिपि के वर्ण ऐसे हैं जिनको सही से बोलना, उच्चारण करना बड़ा कठिन कार्य है, जैसे स्रा हो गया, री हो गया, री हो गया, ङ हो गया, इया हो गया, मूर्धन्य सा हो गया। इसमें थोड़ा सा समस्या है उच्चारण में। और कुछ वर्णों के दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे आप देखें ड़ा लिखा है, दो तरह से ड़ा लिखा है, हालांकि ये अमान्य कर दिया गया है, अब हमारे पास यही वाला ड़ा चल रहा है। और खा के दो रूप हैं, जैसे ये भी खा है और ये भी खा ही है। ये मिला करके जो लिखा जाता है ये, अब ये भी खा, दो दो रूप प्रचलित हो गए, तो इसे अमान्य कर दिया गया। यह अमान्य है, यही मान्य है, अर्थात जिन वर्णों के दो दो रूप प्रचलित हैं उनमें एक को अमान्य और एक को मान्य करके हम इस दोष का निराकरण कर चुके हैं। फिर कुछ वर्ण ऐसे हैं जो समरूप हैं, जैसे हमारे पास धा और घा एक ही तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा या है, जरा सा लहरा दिए तो या बन गया, नहीं लहराए तो पा बन गया। हैंड राइटिंग में जब हाथ से लिखा गया होता है तो कभी कभी पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो जाती है। ये हमारी देवनागरी लिपि का दोष है। गुणों का बखान किए हैं तो दोषों को भी सुनना पड़ेगा। अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है। कुछ लोग जहाँ अंक चंद बिंदु लगाते हैं, कुछ लोग वहीं पर अंक बिंदु लगा देते हैं। यद्यपि इसका नियम है कब अंक बिंदु लगेगा और कब चंद बिंदु लगेगा, फिर भी जानकारी के अभाव में हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। त्वरापूर्ण लेखन नहीं कर सकते हैं, अर्थात हिंदी की लिखावट में वो स्पीड नहीं है, क्योंकि बार बार हाथ उठाना पड़ता है। रा अलग उत्पात मचाए हुए है। आप देखेंगे ये रा, यहाँ ऐसे रा लग गया, ये वर्मा में ये ऊपर रा लग गया, ट्रक में ये यहाँ रा लग गया, और जो मूल रा तो है ही। ये सभी कठिनाइयाँ देवनागरी लिपि को थोड़ा क्लिष्ट बनाती हैं, लेकिन अभ्यास से हम इन सबको बड़ी सरलता से सीख सकते हैं और फिर हमको असुविधा नहीं होती है। छोटी ई की मात्राओं में भी हमारे में समस्या है थोड़ा सा। देवनागरी लिपि में कोई मात्रा इधर से लगती है, कोई मात्रा इधर से लगती है, कभी नीचे से लगता है, कभी ऊपर से लगता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, सारी मात्राएं शब्द वर्ण लिखे जाने के बाद ही लगाते हैं, जबकि हिंदी में मात्राएं चारों तरफ से लगती हैं। आपका धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से स्लाइड को देखा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।